ये है स्विस कैनाल, एशिया को यूरोप और वेस्ट के साथ कनेक्ट करने का शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट। इस कैनाल के थ्रू पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 12% ग्लोबल ट्रेड करा जाता है और जब 2021 में ये कैनाल ब्लॉक हुई थी तो 6 दिनों में लगभग $54 बिलियन के ग्लोबल ट्रेड का नुकसान हुआ था। अगर हम पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया की बात करें तो यूरोप इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल इंडियन ट्रेड का 10.8% ट्रेड अकेला यूरोप के साथ करा गया था। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका की बात करें तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग साल 2021 से 2022 में अमेरिका और इंडिया के बीच $119.5 बिलियन का ट्रेड करा गया था, जो कि 2022 से 2023 में बढ़कर $128 बिलियन तक पहुंच चुका है। अब इंडिया के लिए ज्यादा ट्रेड का मतलब है ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ज्यादा जॉब क्रिएशन, वर्ल्ड वाइड इंडिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होना, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना। जिस पोजीशन पर आज इंडिया पहुंच चुका है वहां तक आने के लिए यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ करे गए ट्रेड का बहुत बड़ा योगदान है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ स्विस कैनाल की वजह से, क्योंकि अगर आज इस कैनाल को ब्लॉक कर दी जाए तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे की शिपमेंट फीस का इंक्रीज होना, क्योंकि फिर हमें अमेरिका और यूरोप तक पहुंचने के लिए इस रूट के जरिए जाना पड़ेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्रीज के पास जब रॉ मटेरियल जल्दी नहीं पहुंच पाएगा तो वो इंडस्ट्रीज डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। सिंपल भाषा में बात करें तो ट्रेड करने के लिए सिर्फ एक ही शॉर्टेस्ट रूट का होना इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और 2023 में जहां आज ग्लोबल स्टेज पर इंडिया आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की गारंटी दे रहा है, ऐसे में इंडिया को जरूरत है इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंप्रूवमेंट और दूसरे देशों के साथ ट्रेड को इंक्रीज करने की। क्योंकि अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो साल 2022 में इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच लगभग सिर्फ $2 बिलियन का ही ट्रेड करा गया था, जो कि काफी ज्यादा कम है। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो है INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। पर एशिया और स्पेशली इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये कॉरिडोर इंडिया को चाइना की स्ट्रेटेजीज को काउंटर करने में हेल्प करेगा, अभी तक इस कॉरिडोर का काम कहां तक पहुंचा है और कैसे वेस्टर्न पावर्स इस कॉरिडोर के कंप्लीट होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं INSTC की हिस्ट्री के बारे में। साल 2000 में फर्स्ट टाइम इंडिया, ईरान और रशिया के द्वारा इस कॉरिडोर पर विचार करा गया था और 2002 में इन तीनों देशों के बीच इस कॉरिडोर को बनाने के लिए अग्रीमेंट साइन करा गया। आगे जाकर फिर ये सभी देश भी इस अग्रीमेंट का हिस्सा बन गए, यानी टोटल 13 कंट्रीज INSTC में इन्वॉल्व हैं। बेसिकली INSTC 7200 किलोमीटर लॉन्ग एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट है, यानी इस कॉरिडोर में इन सभी देशों के बीच जो ट्रेड होगा उसमें शिप्स, रोड्स और रेल लाइंस तीनों का यूज करा जाएगा। INSTC का मेन एम है साउथ एशियन, सेंट्रल एशियन और यूरोपियन कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड और कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना, ताकि इन सभी देशों के बीच ट्रेड एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सके और ट्रेडिंग कॉस्ट को भी कम करा जा सके। तो चलिए अब इस INSTC के रूट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और साथ ही में ये भी कि स्विस कैनाल के कंपैरिजन में इस कॉरिडोर के थ्रू हमारा कितना ज्यादा टाइम और पैसा सेव होगा। इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड करने के लिए जो ट्रेडिशनल रूट का यूज करा जाता है वो है ये रूट, और इसके कंपैरिजन में अगर हमें रशिया से किसी प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करना हो वो भी INSTC के जरिए, तो उसकी स्टार्टिंग होगी रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से और यहाँ से उस प्रोडक्ट को मॉस्को तक भेजा जाएगा और इन दोनों पॉइंट्स के बीच रेल लाइन और रोड दोनों अवेलेबल हैं। मॉस्को से फिर वो प्रोडक्ट जाएगा अस्तराखान ओब्लास्ट और यहाँ तक आने के लिए भी रेल लाइन और रोड अवेलेबल है। अस्तराखान ओब्लास्ट से फिर वो प्रोडक्ट ट्रेवल करेगा अजरबैजान की बाकू सिटी में और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी रेल लाइन और हाईवे मौजूद है। इसके आगे बाकू सिटी से रेलवे या रोड के थ्रू अस्तारा तक पहुँचा जाएगा और अस्तारा से फिर हमारा प्रोडक्ट भेजा जाएगा राष्ट्र तक। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच रोड तो है लेकिन रेल लाइन अभी तक नहीं बनी हुई है, जिसका बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब राष्ट्र से आगे प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा ईरान की तेहरान सिटी में। रोड और रेलवे दोनों अवेलेबल है। तेहरान से फिर बार्क तक ट्रेवल करा जाएगा और यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ सिंगल रेल लाइन ही अवेलेबल है। यहाँ से फिर पहुँचा जाएगा बंदर अब्बास पोर्ट पर और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी रोड और डबल रेल लाइन अवेलेबल है। और फाइनली प्रोडक्ट को अरेबियन सी के थ्रू इंडिया में मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इस कॉरिडोर के थ्रू
जो शिपिंग टाइम है वो 40% तक कम हो जाएगा। यानी जहां हमें पहले स्विस कनाल के जरिए 45 से 60 डेज का टाइम लगता था, वहीं अब इस रूट के जरिए सिर्फ 25 से 30 डेज का टाइम लगेगा। और अगर हम पैसों की बात करें तो स्विस कनाल के कंपैरिजन में INST के थ्रू जो शिपिंग कॉस्ट है वो 30% तक कम हो जाएगा। 2014 में ड्राई रन्स यानी टेस्ट रूट कंडक्ट करे गए थे, जिनमें ये पाया गया कि INSTC के थ्रू हर 15 टन कार्गो के पीछे $2500 सेव होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच कनेक्टिविटी के बारे में और कैसे चाइना और इंडिया इस एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान कैसे चाइना की हेल्प कर रहा है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो इंडिया और हाइड्रोकार्बन रिच सेंट्रल एशिया के बीच जो कनेक्टिविटी की हालत है वो काफी ज्यादा बुरी रही है, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कई सारे एफर्ट्स करे जा रहे हैं। जैसे कि 2021 में इंडिया ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को लॉन्च करा था, ताकि सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशंस को एनहांस करा जा सके। अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो इस एरिया में कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे गए, लेकिन आगे जाकर उनमें बहुत कम प्रोग्रेस देखने को मिली। रीजन था जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 13 दिसंबर 2015 में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया था, ताकि नेचुरल गैस को तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया तक पहुंचाया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वजह से, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उस पाइपलाइन को पाकिस्तानी टेरिटरी से इंडिया तक पहुंचने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से साल 2006 से लेकर अभी तक ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और वैसे भी पाकिस्तान क्यों इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करने के लिए अपनी लैंड का यूज करने देगा, वो भी तब जब पाकिस्तान पर चाइना का इन्फ्लुएंस हो, वो चाइना जो कि आज के टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो राइवलरी चलती आ रही है, चाइना ने उसका यूज यूरेशिया में अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए करा है, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए। 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए चाइना की ओर इनोवेटिव अप्रोच रखनी चाहिए और चाइना के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। पाकिस्तान चाइना के BRI प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 2015 में चाइना और पाकिस्तान के बीच CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था, जिसको BRI प्रोग्राम का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी कंसिडर करा जाता है। साल 2022 तक चाइना पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के लिए $65 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका था, और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज पाकिस्तान पर चाइना का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा बढ़ चुका है, और आगे जाकर पाकिस्तान और चाइना के ऐसे प्रोजेक्ट इंडिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। और इसी वजह से इंडिया ने सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट होने के लिए ईरान को चूज करा है। तो चलिए अब बात करते हैं INSTC के अलावा यूरेशिया में कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो बाकी 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, यानी चाबहार पोर्ट और अशगाबाद एग्रीमेंट। ओके, तो पहले बात करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, लेकिन कैसे, इसको समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा चाबहार पोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। साल 2002 में चाइना और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के ग्वादर सिटी में $248 मिलियन का डीप सी पोर्ट बनाने के लिए एक डील साइन करी गई, और उस डील के ठीक 1 साल बाद यानी 2003 में ईरान ने इंडिया को चाबहार पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफर करा, और इंडिया ने इस पोर्ट में हैवी इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। इस पोर्ट के लिए 2015 में ईरान और इंडिया के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करा गया था। इसके बाद 2016 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अनाउंस करा गया कि इंडिया चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए $500 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। इस पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से डेवलप तो नहीं हो पाया है, लेकिन काफी हद तक ये ऑपरेशनल हो चुका है, क्योंकि अगस्त 2022 में बांग्लादेश, ब्राजील, जर्मनी, UAE और रशिया से आने वाले गुड्स की ट्रांसशिपमेंट इसी पोर्ट पर करी गई थी। और 2020 में इंडिया के द्वारा जो अफगानिस्तान को 75,000 टन व्हीट एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी गई थी, उसको भी इसी पोर्ट के जरिए भेजा गया था। जब ये चाबहार पोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी शिपिंग हैंडलिंग कैपेसिटी 8 मिलियन टन तक इंक्रीज हो जाएगी। इस पोर्ट के अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए इंडिया ने ईरान और अफगानिस्तान में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा है। अब शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट पहले से बना हुआ था तो चाबहार पोर्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और इंडिया इस पोर्ट में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। इंडिया के लिए बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट दोनों के ही अलग अलग स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पर्पसेस हैं। जैसे कि चाबहार पोर्ट की वजह से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ज्यादा डायरेक्ट और एफिशिएंट रूट ओपन हुआ है,
और साथ में अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए इंडिया की जो पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। इंडिया के द्वारा चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट करने का जो मेन रीजन है वो है पाकिस्तान में चाइना के इन्फ्लुएंस और ग्वादर पोर्ट को काउंटर बैलेंस करना। अब जरा इस मैप को देखें। पाकिस्तान में सिर्फ ग्वादर पोर्ट ही नहीं बल्कि अफ्रीका में जिबूटी पोर्ट और श्रीलंका में हेमनटोटा पोर्ट, ये तीनों पोर्ट्स चाइना के इन्वेस्टमेंट के साथ ही बनाए गए हैं। और इस तरह चाइना सिर्फ इन देशों में नहीं बल्कि इंडियन ओशन के एक मेजर हिस्से में अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। और इंडिया के द्वारा चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स में या उन प्रोजेक्ट्स में जिनके जरिए इंडिया की सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाइना के इस एरिया में बढ़ रहे इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने का ही तरीका है। इंडियन ओशन में 3 चोक पॉइंट्स हैं। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा है बब अल मंदब स्ट्रेट और तीसरा है स्ट्रेट ऑफ मेलका। अब अगर इन फ्यूचर गल्फ रीजन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो चाबहार पोर्ट की वजह से इंडिया उस डिस्टर्बेंस से सेफ रह पाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अशगाबाद एग्रीमेंट के बारे में। जैसे INSTC का पर्पस सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना था, ठीक वैसे ही अशगाबाद एग्रीमेंट का पर्पस भी सेंट्रल एशिया, यूरोप और पर्शियन गल्फ के बीच कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना और जो बाकी कॉरिडोर हैं जैसे कि INSTC उनके साथ सिंक्रोनाइज करना है। और ये भी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अशगाबाद एग्रीमेंट को 2011 में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओमान, ईरान और कतर के बीच साइन करा गया था और 2018 में इंडिया भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों ये है अशगाबाद एग्रीमेंट का रूट। और जब इसको INSTC के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा तो यूरेशिया में जो कनेक्टिविटी रूट हैं वो कुछ इस तरह से स्प्रेड हो जाएंगे। अभी इन कॉरिडोर्स में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑपरेशनल हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको बनाने के लिए काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस नजर आ रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे वेस्टर्न पावर्स की वजह से INSTC को कंप्लीट होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। 2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर्स जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट साइन करा गया था और इसको ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस एग्रीमेंट का मेन पर्पस था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाना और ईरान पर लगे सैंक्शंस को हटाना, जो कि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से ईरान पर लगाए गए थे। ईरान और वर्ल्ड पावर्स के बीच उस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद INSTC और ईरान में जो रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली। लेकिन 2018 में अमेरिका उस एग्रीमेंट से बाहर हो गया और दोबारा से अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और उन सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी और इवेंचुअली INSTC का जो भी काम चल रहा था वो सब कुछ एकदम से रुक गया। और इसी वजह से INSTC के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल चाबहार पोर्ट और अशगाबाद एग्रीमेंट को किसी भी मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करी गई। और साथ ही में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका के विड्रॉ करने और ईरान पर दोबारा से सैंक्शंस इंपोज करने की वजह से जो ज्यादातर ग्लोबल फर्म्स या कंपनीज ईरान में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी वो कंपनीज उन प्रोजेक्ट्स को छोड़कर चली गई। जैसे कि जर्मन बिजनेस ग्रुप साइमंस ने 2018 में ईरान का रेल प्रोजेक्ट छोड़ दिया इस डर से कि कहीं अमेरिका उस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस न इंपोज कर दे। इसी तरह स्विस कंपनी भी 1.4 बिलियन डॉलर की रेल रोड डील को छोड़ गई और इनके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज थी। अब आप ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 2017 में ईरान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 5019 मिलियन डॉलर्स थी, लेकिन साल 2019 में ये कम होकर 2373 मिलियन डॉलर्स हो गई और 2020 में 1342 मिलियन डॉलर्स तक कम हो गई। लेकिन जो चाबहार पोर्ट है वो अमेरिका के सैंक्शन से बाहर है। बट प्रॉब्लम ये है कि चाहे अशगाबाद एग्रीमेंट हो या फिर INSTC हो, दोनों को कंप्लीट होने के लिए ईरान में कनेक्टिविटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि सैंक्शंस की वजह से बहुत स्लो हो रही है। अमेरिका के द्वारा रशिया और ईरान पर सैंक्शंस इंपोज करने की वजह से अब ये देश इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं। जैसे कि 2020 में एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पाया गया था जिसमें चाइना के द्वारा ईरान में करे जाने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करा गया था। 2005 से 2019 के बीच चाइना ईरान में 26.92 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसी तरह रिसेंटली रशिया और ईरान के बीच राष्ट्र अस्तारा रेलवे को बनाने के लिए डील भी साइन करी गई है, क्योंकि इस टाइम रशिया के लिए अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए INSTC का जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये उम्मीद भी करी जा रही है कि ये कॉरिडोर्स यूरेशिया में इंडिया की डोमिनेंस को इंक्रीज करने के लिए एक मेजर स्टेप साबित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।